नमस्कार, मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूँ आप सभी का पसंदीदा शो 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर। जी हाँ, अगले 1 घंटे तक हमारी नजर रहने वाली है देश और दुनिया की हर बड़ी हलचल पर। साथ ही साथ आपको बताएंगे नेपाल का ताज़ा अपडेट भी, और साथ ही आपको बताएंगे आज है भाई और बहनों के मजबूत रिश्ते की डोर से बंधा हुआ त्योहार रक्षाबंधन। साथ ही साथ आपको आज के दिन की एक और खासियत भी बताने वाले हैं। जी हाँ, याद कीजिए 12 साल पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री जनधन योजना की हुई थी शुरुआत, और इस योजना ने किस तरह से आर्थिक समृद्धि लाने का तो काम किया ही, साथ ही साथ गांव, गरीब, महिला सभी को आत्मसम्मान प्रदान किया और सशक्त भी बनाया। और भी बहुत कुछ रहने वाला है खास, तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। तो नेपाल में फिर आ सकती है भीषण बाढ़, चीन ने दिया अलर्ट। तिब्बत नेपाल में बाढ़ से अब तक 472 लोगों की मौत, 290 भारतीय सहित 1500 लापता लोगों की तलाश जारी। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में आज से धर्मांतरण से जुड़ा कानून लागू। स्वैच्छिक धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए अवैध या जबरन धर्मांतरण पर अंकुश लगाना है उद्देश्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क की करेंगे यात्रा। आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर। और इसके साथ साथ रक्षाबंधन को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग का माहौल। बहनें भाइयों की कलाई पर बांध रही है राखी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और इसके साथ ही भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनानंदा ने रचा इतिहास। गत विजेता फाबियानो कारुआना को हराकर ग्रैंड चेस टूर का खिताब जीतने वाले बने पहले भारतीय। तो ये तो हुई हेडलाइंस, और इसके बाद एक एक करके आइए सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं नेपाल के बारे में। जी हाँ, नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, और ये संख्या हो गई है 472। नेपाल में मरने वालों की संख्या आज बढ़कर 469 हो चुकी है, जबकि पड़ोसी तिब्बत में 3 लोग मारे गए। राहत और बचाव अभियान के तीसरे दिन भी शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। नेपाल पुलिस ने एक बयान में बताया है कि देश के 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार चितवन से 178, नवलपरासी ईस्ट से 110, गोरखा से 44, नुवाकोट से 37 और धादिंग जिले से 33 शव बरामद किए गए हैं। इसी तरह तनहू से 28, नवलपरासी वेस्ट से 27 और रसुआ से 12 शव मिले हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 1545 घायल और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। तो 290 भारतीय सहित 1500 अभी भी लापता हैं, और इनमें से 84 लोगों का काठमांडू के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जो लोग मिले हैं, पुलिस के बयान के मुताबिक इस त्रासदी के बाद तीसरे दिन भी खोज और बचाव अभियान लगातार जारी है। आपको बताएं कि तीसरे दिन भी शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। चितवन से 178 शव बरामद किए गए हैं, और नवलपरासी ईस्ट से 110 शव बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि अभियान में 7451 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें नेपाल सेना के 2391 जवान शामिल हैं। धादिंग जिले से 33 शव बरामद हुए हैं। नेपाल में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ा है, और चिंताएं और चुनौती दोनों ही सामने हैं। चीन ने दिया भीषण बाढ़ का अलर्ट, और उसके बाद नेपाल में एक बार फिर से संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 472 लोगों की मौत हुई है, 290 भारतीय सहित 1500 लापता बताए जा रहे हैं। एक भीषण त्रासदी जिसकी जद में नेपाल, और लापता लोगों की तलाश भी लगातार जारी है। और नेपाल में भीषण बाढ़ और तबाही के बीच कल आए भूकंप ने लोगों की चिंता को और भी बढ़ा दिया। रिक्टर पैमाने पर 3.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इस झटके से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि ये घटना ऐसे वक्त हुई जब
भोटेकोशी नदी के पास नई झील बनने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्राधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि ये प्राकृतिक अवरोधक टूटता है तो नदी और उसके निचले इलाकों में पानी का तेज बहाव एक और बार आ सकता है। तो प्राकृतिक अवरोध यहाँ पर एक बार फिर से खतरा मंडराता हुआ। झील में जमा हुआ 20 लाख घन मीटर पानी और चीनी प्राधिकारियों के अनुमान के मुताबिक बृहस्पतिवार सुबह तक नई अवरोधक झील में करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका था और अगले 3 दिन में इसमें करीब 30 लाख घन मीटर और पानी आने की भी आशंका है। इससे प्राकृतिक अवरोध के टूटने को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। ये झील छोचेन खोला और पुरेपुत सांगपो नदियों के संगम के पास बनी है। ये नदियां तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल के भोटेकोशी नदी तंत्र का हिस्सा बनती है। नेपाल के जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उसे चीनी प्राधिकारियों से इस झील के बारे में जानकारी मिली है और भोटेकोशी और त्रिशूली नदी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। यात्रियों और बचाव दलों को सतर्क रहने की सलाह लगातार दी जा रही है। विभाग ने लोगों से नदी किनारों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की भी अपील की है। यात्री हों, सुरक्षा कर्मियों और तलाश एवं बचाव दलों को भी लगातार सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। चीनी अधिकारी झील की स्थिति पर नजर रख रहे हैं और संभावित बाढ़ का आकलन और जोखिम विश्लेषण भी किया जा रहा है। संचार और खोज उपकरणों से लैस चीन का एक बचाव दल गिरोंग पहुंच चुका है ताकि नदी के ऊपरी हिस्से में बने अवरोध का आकलन किया जा सके। अधिकारियों को भी आशंका है कि इस अवरोध के कारण दूसरी आपदा आ सकती है और जारी बचाव अभियान और भी मुश्किल में पड़ सकता है। तो फिलहाल राहत और बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन चिंताएं लगातार बनी हुई है। वहीं नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़ी है और ये 472 हो चुकी है। इस बाढ़ के बाद से उत्तर प्रदेश भी अलर्ट मोड पर है। महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और गंडक नदी पर निगरानी बढ़ा दी गई है। वाल्मीकि गंडक बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। जिला प्रशासन बाढ़ की आशंका को देखते हुए तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद प्रदेश सरकार ने बचाव और राहत अभियान के लिए 32 सदस्यीय SDRF पलटन और 22 PAC कर्मियों को नेपाल में तैनात कर दिया है। महाराजगंज में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने नारायणी नदी और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी की। इससे निपटने के लिए SDRF की टीम को भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। तमाम टीमों को राहत और बचाव के जरूरी उपकरणों के साथ अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारी बता रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और राहत बचाव कार्य शुरू करने में किसी तरह की देरी नहीं होगी। तो नेपाल बाढ़ की वजह से उत्तर प्रदेश में भी है हाई अलर्ट। ऐसे इलाके जहां चुनौती बनी हुई है उन इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल बाढ़ में मृतकों का आंकड़ा 392 के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नज़र बनाए हुए हैं और साथ ही साथ सख्त दिशा निर्देश, ज़रूरी दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। ये तो हुई उत्तर प्रदेश की बात। अब बात बिहार की भी कर लेते हैं। नेपाल में आई बाढ़ को देखते हुए बिहार सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और तैयारियों को और भी बढ़ा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बगहा, वाल्मीकि नगर, बेतिया और मोतिहारी जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य और कृषि मंत्रियों ने हाई लेवल बैठक कर बाढ़ संभावित जिलों में आपात चिकित्सा, संक्रामक रोगों की रोकथाम और कृषि सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सरकार की कोशिश है कि अगर नेपाल की ओर से पानी का दबाव बढ़ता है तो प्रभावित इलाकों में समय रहते राहत और बचाव की व्यवस्था की जा सके।
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ संभावित प्रभाव, एहतियाती उपाय, सुरक्षा व्यवस्था और राहत बचाव कार्यों को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। उन्हें निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी संसाधन तैयार रखे जाएं। तो आपको बता दें कि नेपाल में जिस तरह से त्रासदी आई, हालांकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेना और एनडीआरएफ और बाकी टीमें जो हैं वो राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। और उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही राज्यों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। दोनों ही राज्यों के उन जिलों को, उन इलाकों को जहां पर ऐसे सीमावर्ती इलाके जहां पर संभावित चुनौतियां हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई है, जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि नेपाल से सटे हुए ये दो राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार भी लगातार अलर्ट मोड पर है। लगातार सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की जा रही है, ताकि हर चुनौती से समय से पहले निपटा जा सके। बिहार सरकार लगातार सतर्क है और सीमावर्ती इलाकों पर लगातार निगरानी बनाए रखे है। ज़रूरी प्रशासन को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आसपास इन सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों से भी कहा गया है कि वो अलर्ट रहें और खुद का बचाव भी करें। हालांकि प्रशासन उनके लिए लगातार तैयार है, मुस्तैद है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हवाई दौरा भी किया, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। और नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में हालात अभी भी बहुत बेहतर या बहुत सुधरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, एक बहुत बड़ा बाढ़ का खतरा, जिसकी वजह से अनगिनत जान माल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि आंकड़े अभी स्थायी नहीं हैं, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार राहत और बचाव कार्य भी चल रहा है। उम्मीद कि कम से कम लोगों की जान इसमें जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये अचानक बाढ़ का पानी आया और इस सुनामी ने मानवता को तार तार कर दिया। लोग यहाँ जिस स्थिति में थे, समय ने किसी को भी संभलने का मौका नहीं दिया और हर कोई जो भी इसकी चपेट में आया बमुश्किल अपनी जान बचा पाया। आइए इस खबर पर आगे बढ़ते हैं और काठमांडू से हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ कुशीनगर के खड़ा से रामेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुक करते हैं तापस का। तापस, इस वक्त की अगर हम आपसे अपडेट लेना चाहें तो किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देखिए जो घायल लोग हैं या जो मृतक हैं उनकी संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ राहत बचाव कार्य भी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। करीब 470 शव अभी तक बरामद कर लिए गए हैं और 1545 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करने में, निकालने में कामयाबी मिली है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ये जो जगह है, इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा। ये पहाड़ क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा। भारतकोशी नदी जो है, भारतकोशी, तो वहाँ पे जो है वो जो पूरी नदी है, वहाँ पे ये पूरा का पूरा जो तबाही है वो हुई है। नुआकोटा जगह है, हम जा रहे हैं वहाँ पे। हमें बताया गया है कि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में तबाही हुई है। घर के घर बह गए हैं। करीब 35 के करीब जो ब्रिज थी वो एकदम से टूट चुकी है। कम्युनिकेशन लाइन को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत की ओर से भी बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। करीब करीब आप समझिए 40 टन जो राहत सामग्री है वो नेपाल को पहुंचाई गई है और भी सामग्री आने की उम्मीद है। और लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारतीय दूतावास और नेपाल की जो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उनके साथ मिलके कोशिश की जा रही। करीब 290 के करीब भारतीय हैं जिनकी अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उनमें से ज़्यादातर लोग जो थे यहाँ पे आए थे मानसरोवर यात्रा के लिए। कुछ लोग यहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट था वहाँ पे काम कर रहे थे।
तो वहाँ पे भी जो कम्युनिकेशन वो लाइन जो है वो ठप पड़ा हुआ है। कोशिश की जा रही है कि उनसे किसी तरीके से बात की जाए। जो प्राइवेट चॉपर्स है वो यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है, उनसे रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन प्राइवेट चॉपर का काम नहीं है, उसको डिज़ाइन इस तरीके से नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट चॉपर जो हेलीकॉप्टर है उनको यहाँ पे मुस्तैदी के साथ इस्तेमाल किया जाए। तो पूरा का पूरा जो महकमा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा लगा हुआ है कि कैसे भी हो लोगों को वहाँ से निकाला जाए। भारतीय बड़ी संख्या में यहाँ पे फंसे हुए हैं। भारत से सबसे ज़्यादा सैलानी यहाँ पे आते हैं, तो सबसे ज़्यादा भारत के सैलानी यहाँ पे फंसे हुए हैं। बहुत सारे और देशों के भी लोग यहाँ पे फंसे हैं, लेकिन नेपाल ने अभी तक पूरा दिया नहीं है ब्यौरा कि कितने लोग कहाँ कौन से देश से, पूरा ब्यौरा अभी तक आया नहीं है। वो आएगा तब पता चलेगा कि कौन से देश से और लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल ताबड़, देखिए इस बाढ़ से बड़ी मात्रा में जान और माल को नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक और बाढ़ का खतरा भी अभी मंडरा रहा है। अब इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए क्या तैयारियां की जा रही है? बिल्कुल, इनफैक्ट हमें बताया गया कि 3 दिन की एडवाइजरी जारी की गई है नेपाल के एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो नुआकोटा जो जगह है उसके आसपास जो नदी है उसके आसपास आप लोग ना जाए, क्योंकि ये जो बाढ़ है ये जो एक तरह से मैन मेड जो ग्लेशियल फॉर्म हुआ है वहाँ पे, वो कभी भी टूट सकता है और भारी तबाही उसके बाद हो सकती है। तो इसलिए एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों को कहा गया कि आप उस तरफ ना जाए। जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लोग काम करें उनको भी चेताया गया है कि अगर कोई भी ऐसी खबर आए, कोई भी ऐसा वार्निंग आए तो जल्द से जल्द उस जगह को छोड़िए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये वाला जो बाढ़ आने की उम्मीद है, ये जो ग्लेशियर बना है बर्फ का, ये शायद और ज़्यादा तबाही ला सकता है। तो इसी वजह से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, काफ़ी ज़्यादा सतर्क भी है इसको लेके। चलिए, तापस हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता रामेंद्र भी जुड़े हुए हैं कुशीनगर के खड्डा से, उनका भी रुख कर लेते हैं। रामेंद्र, आप क्या अपडेट इस वक्त का साझा करेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी अलर्ट मोड पर साफ तौर पर नजर आ रही है। इस वक्त जो नदियों का जल स्तर है वो क्या नीचे बहाव है उसका, या फिर खतरा कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आ रहा है? हम खड़े हैं, नारायणी नदी है और इसको दिखाएंगे, कैमरामैन से दिखाएंगे कि बहाव तो जबरदस्त है। और कल तक इसमें जो बाढ़ की स्थिति थी, चूंकि 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तो बाढ़ आई थी, कुछ किनारों को भी काटा है उसने, कई जगह बोरियां लगाई हैं यहाँ प्रशासन ने कि बाढ़ का जो कटाव हो कम से कम हो सके। लेकिन आज सामान्य है, यहाँ आज पानी तो नहीं बढ़ा, लेकिन कल यहाँ 3 डेड बॉडी रिकवर की गई थी। आज हम लोग सवेरे से यहाँ खड़े हैं तो देख रहे हैं कई डेड बॉडी छत बिछत अवस्था में बह के जा रही हैं, किसी का पैर है, किसी का हाथ है। तो इस तरीके से जब लुढ़कती हुई डेड बॉडीज आई हैं तो टूट गई हैं, कई जानवरों के शव दिखाई पड़े हैं, नेपाल के कई नए जूते चप्पल और कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं। यानी वहां का पानी कम से कम यहाँ आ चुका है, जहां बाढ़ आई हुई थी वहां के पानी आ गया, वहां की बाकी चीजें बह के आ रही। क्योंकि जो डैम है, डैम के पूरे गेट खुले हुए हैं, उसके कारण कोई चीज रुक नहीं रही और सीधे बहाव में यहाँ तक पहुंच रही। तो कई चीजें आप देख सकते हैं कि ये जो बहते हुए जा रहे हैं, बहुत सारे छत बिछत चीजें बह के जा रही हैं। तो अभी पानी की बाढ़ की स्थिति नहीं, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। यहाँ बोरियां लगाई गई हैं मिट्टी की भर के। जो स्थानीय गांव है जो नीचे बसे हुए हैं उनको ताकीद किया गया है कि अगर ऐसी कोई चेतावनी आती है तो तत्काल आप गांव छोड़ दीजिए। प्रशासन ने टेंट की व्यवस्था कर रखी है, दवाओं की व्यवस्था कर रखी है, खाने के पैकेट की व्यवस्था कर रखी है, पानी की व्यवस्था कर रखी है कि अगर ऐसे हालात आते हैं तो तत्काल उनको सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। ये सारी व्यवस्था प्रशासन ने करके रखी है। हालांकि अभी चुनौती नहीं है ये कहा जा सकता है। बिल्कुल रामेंद्र, फिलहाल चुनौती नजर नहीं आ रही है, और क्या इसीलिए लोगों को सिर्फ अलर्ट पे रखा गया है? उन्हें क्या स्थानांतरित भी किया जा चुका है, या फिर उन्हें सिर्फ हिदायत और समझाइश दी जा रही है? नहीं, अभी केवल अलर्ट पर रखा गया, क्योंकि 2 लाख क्यूसेक तक भी पानी अगर छोड़ा जाएगा तो इन बंधों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है और गांव बंधे के पार है लगभग, तो वो चुनौती अभी नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा पानी छोड़ा जाता है
तो चुनौती आएगी, तो उसको लेके अलर्ट पर रखा गया है। बंदों पर उन्हें बसाया जाएगा। कुछ और ऊंची जगहों को चिन्हित किया प्रशासन ने। यहाँ डीएम, एसपी, एडीएम ये सारे लोग दौरा कर रहे हैं। ग्राम प्रधानों के मोबाइल नंबर लिए गए हैं, उनको तत्काल कहा गया कि अनाउंस करो और अनाउंस करके लोगों को इन स्थानों पर ले जाना। उनको ताकीद किया गया जहां प्रशासन व्यवस्था करेगा। तो इस तरीके का चिन्हांकन कर लिया गया है कि अगर चुनौती आती है तो हम जल्दी इस काम को कर सकते हैं। ये प्रयास उन्होंने करके रखा है अभी तक। चलिए, हमारे साथ तापस भट्टाचार्य भी काठमांडू से जुड़े हुए हैं। तापस, अगर हम विदेश मंत्रालय को देखें तो विदेश मंत्रालय भी लगातार पल पल की अपडेट साझा करने के साथ साथ लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। इस वक्त क्या अपडेट निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि बचाव कार्य लगातार जारी है और ऐसे में लोगों को भी खोजा जा रहा है कि कैसे लोगों को बाहर निकाला जा सकता है? देखिए, विदेश मंत्रालय रात को भी एक लिस्ट निकाली थी कि कितने कितने यहाँ पे अभी निकाले जा चुके हैं। विदेश मंत्रालय के ओर से और भारत की ओर से करीब 48 टन सामग्री भेजा गया है नेपाल में। सबसे अहम उसमें दवाइयाँ और खाने पीने की चीज़ें और कुछ ऐसे औजार भी भेजे जा रहे हैं जिससे ये जो राहत कार्य है उसको जल्द से जल्द उसको पूरा किया जा सकता है, क्योंकि अब हर एक वक्त जो है वो बहुत कीमती हो जाता है। अगर लोग धंसे हुए हैं किसी जगह पे मिट्टी के नीचे, उनको खोद के निकालना, उनको वहाँ से रेस्क्यू करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी वजह से हर एक पल इस वक्त महत्वपूर्ण होता जा रहा है। एक एक पल गंवाना मतलब एक एक जान गंवाना जैसे हो रहा है। तो इसी वजह से नेपाल के जो लोग हैं, जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, उन सब की बस एक ही है कि ज़्यादा लोग ना जाएं वहाँ पे, कम से कम लोग रहें। जो रेस्क्यू लोग हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, वही लोग वहाँ पे काम करें और कोशिश की जा रही है जितनी जल्दी हो सके वो मलबा वहाँ से निकाला जाए। महत्वपूर्ण जो मैंने कह रहा हूँ, ये जो दिक्कत हुई है कि जो पहाड़ से जो पानी के साथ मलबा आया है, वो मिट्टी आई है, उसने वो जो ब्रिजेस हैं, जो छोटे छोटे ब्रिजेस थी, उनको दबा के उनको तोड़ दिया है, जिसकी वजह से एक पार से दूसरी पार जाने में दिक्कत हो रही है। और ये इस शायद सबसे बड़ी इस वक्त दिक्कत नेपाल के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इस वक्त महसूस हो रही है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो जो ब्रिजेस हैं उनको फिर से ठीक करके आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं ऐसी जगहों पे, नो मैन्स लैंड में फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से निकालना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी वजह से जैसे मैंने कहा, प्राइवेट हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है कि कहाँ अगर कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पे ये चॉपर्स पहुँच के उनको रेस्क्यू कर पाए। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं भारत नेपाल एक साथ मिलके इस विपदा को मैनेज करने के लिए खड़ा है और बहुत जल्द हमें और अच्छे जानकारी और अच्छे खबरें मिलने की उम्मीद भी है। बिल्कुल, मानवता की मिसाल पेश करता हुआ भारत और दृढ़ता के साथ नेपाल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नेपाल के ये जो जख्म है ये फिलहाल बहुत जल्दी भरते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन प्राथमिकता यही है कि सब कुछ जल्द से जल्द पटरी पर लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद तापस, तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ रामेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का और आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक बहुत अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में आज ही के दिन की थी। ये योजना भारत में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बदलाव लाने की दिशा में एक अहम पड़ाव रहा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल जमा राशि 3,17,000 करोड़ रुपए है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के तौर पर प्रधानमंत्री जन धन योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। प्रति खाता औसत जमा राशि कितनी है? 5,356 रुपए। योजना के तहत 78% खाते ग्रामीण या अर्धशहरी इलाकों में खोले गए हैं और लगभग 56% खाते महिलाओं के नाम पर हैं। तो जनधन खाता 12 साल आज इस योजना को पूरे हो चुके हैं। 12 साल पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना की हुई थी शुरुआत, और कैसे आत्मनिर्भरता के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण भी इस योजना के माध्यम से आया। न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण महिलाएं भी
इस योजना के साथ जुड़ी। एक बहुत बड़े आंकड़ों के साथ आज 12 साल बाद हम इस सकारात्मक यात्रा को देख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण पड़ाव तक प्रधानमंत्री जन धन योजना पहुंची, जहां मेरा खाता मेरा अधिकार साफ तौर पर, और इसमें डिजिटल माध्यम की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। कैसे भारत ने अपने एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया, और इसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि आज 12 साल की यात्रा के बाद ये जन धन योजना एक ऐसी योजना बनकर के उभरी है, एक ऐसा मॉडल न केवल देश में बल्कि दुनिया के सामने भी उदाहरण पेश करता हुआ नजर आ रही है। और आज जन धन योजना सिर्फ बैंक खाता खोलने की योजना नहीं है, बल्कि गरीब और वंचित वर्ग को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का एक बड़ा माध्यम भी बन चुकी है। आज 99.9% आबाद गांव में 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध हैं, और यही मजबूत बैंकिंग आधार यूपीआई और डिजिटल लेन देन के तेज विस्तार की नींव भी बना है। तो आइए जानते हैं कि देशवासियों के लिए आखिर कैसे ये योजना बहुत ही फायदेमंद साबित हुई है। जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था, ये जनधन योजना के नीचे हम लोगों ने उसको पूरे तरीके से फैलाया है। शुरू में जब जनधन शुरू किया तो काफ़ी अकाउंटों में कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, वो अब बहुत कम हो गई है। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट भी बहुत कम हो गए। तो इसका मतलब ये हमारी जो स्कीम थी, सरकार की स्कीम थी, ये काफ़ी अच्छी स्कीम थी और लोगों ने उसका भरपूर लाभ उठाया है। केंद्र और राज्य सरकार से जितना भी फंड पैसा आता है बस वही खाता में आता है, और उससे हमको बहुत लाभ मिला। मेरे परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के पास यूनियन बैंक का अकाउंट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से मेरी जीवन शैली बहुत ही अच्छी चल रही है। मैं बाकायदा अपने अकाउंट से पैसा निकासी और जमा करता रहता हूँ। मैं रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ और इससे मुझे लोन और ओवरड्राफ्ट की सुविधा बाकायदा मिलती रहती है। सरकार की तरफ से जो भी मिलती है सहाय, वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है। जो नुकसानी वगैरह मिलती है वो भी हमारे खाते में जमा हो जाती है। जो राशि मिलती है ना, वो भी सर मिल जाती है। और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करता हूँ, उससे भी मुझे फ़ायदा है। तो जनधन योजना ने बदल दी है तस्वीर। किस तरह से बदली गई है ये तस्वीर, पूरे 12 वर्षों की यात्रा पर करेंगे चर्चा हमारे संवाददाता से। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, जल्द हाजिर होंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। अपना बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग MDH। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद 11 बजे लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आपको बता दें कि हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जन धन योजना की। किस तरह से 12 वर्षों की ये सफल यात्रा रही है और कैसे महिलाओं और साथ ही साथ परिवारों को एक आर्थिक रूप से सशक्तिकरण प्रदान किया है इस योजना ने। आइए ग्राफिक के जरिए और भी महत्वपूर्ण तथ्य आपके साथ कर लेते हैं साझा और आपको बताते हैं कि किस तरह से आखिर कैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना ने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। और इसके अलावा
हम देख रहे हैं कि ग्रामीण महिलाएं जो कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती थी, वह डिजिटल माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रही है। तो जनधन योजना गरीबों का सुरक्षा कवच है। बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को खाते मिले हैं और 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा कवर भी इसके माध्यम से मिलता है। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ऋण की व्यवस्था भी मिलती है। 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट सुविधा भी इसके माध्यम से प्रदान की जाती है। तो जनधन योजना जो कि गरीबों का खास तौर पर सुरक्षा कवच बन के उभरी है। और आज 12 वर्षों की जब यात्रा पर हम नजर डालते हैं तो साफ तौर पर नजर आता है कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी की बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न मंचों से करते हैं तो वो पारदर्शिता इन खातों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आती है। खाते जिस तरह से उनका रख रखाव है वो खुद महिलाएं कर पा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तक इस योजना ने अपनी पहुंच बनाई है। मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा भी इसके माध्यम से लोगों को मिली है। यानी कि किसानों की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें या फिर ऐसे कई सारे परिवार जो कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज बैंक से उनका जुड़ाव इस योजना के माध्यम से हो पाया है। जन सुरक्षा योजनाओं से बीमा का लाभ भी मिलता है और ऋण सुविधाएं भी मिलती हैं और साथ ही साथ लाखों असंगठित श्रमिकों को भी इसका संरक्षण मिलता है और इसका लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। और ये जो योजना है ये समय के साथ साथ कैसे इसको और अपग्रेड किया जा सकता है, इस पर भी समय समय पर मंथन और विचार विमर्श किए जाते रहे हैं। जनधन योजना की बड़ी उपलब्धियों पर भी आज एक बार नजर डालना होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो 59.09 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुल चुके हैं, यानी कि लोग खातों के माध्यम से जुड़े हैं। महिलाओं के नाम है करीब 56% खाते। जिस तरह से हम महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो ये आंकड़े साफ तौर पर दर्शाते हैं कि महिलाएं किस तरह से सशक्त बनी हैं। और भी अपडेट लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर राजेश। राजेश, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के इस 12 वर्षों की यात्रा का ही जिक्र करते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस महत्वाकांक्षी योजना को और कैसे गांव से लेकर शहर तक अपनी पहुंच को मजबूती के साथ पहुंचाने का काम किया है इस योजना ने? देखिए, निश्चित तौर पर आज ही के दिन 2014 में जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो शायद तमाम जो पॉलिटिकल पंडित थे उनको भी ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि इतने करोड़ खाते जो हैं वो देश में खुल जाएंगे। और उसमें सबसे जो बड़ी आबादी है वो आधी आबादी की है, यानी महिलाओं के जो जनधन खाते खुले हैं वो कहीं ना कहीं उनके जीवन को बदलने में बहुत ही सहायक साबित हुए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान ये कहा था कि जब हम 1 रुपया गांव तक भेजते हैं तो मात्र जो है 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। 85% जो है पैसे। राजेश, आप हमारे साथ इस खबर पर लगातार बने रहिए। हम आगे आपसे इसी खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर से अपडेट कर देते हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त चीन से एक बड़ी खबर आ रही है। चीन के सिचुआन में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हाँ, इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां सिचुआन में 5.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। आपको बता दें कि चीन के सिचुआन में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता 5.1 आंकी गई है। तो चीन से आ रही है ये बड़ी खबर, जहां सिचुआन में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से हालात नेपाल के बिगड़े हुए हैं और वहीं चीन भी अलर्ट पर है। और चीन के सिचुआन में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5.1 तीव्रता का भूकंप नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि चीन के सिचुआन में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगा लगातार हम आपके साथ करेंगे साझा। लेकिन एक बार फिर से लौटते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़ी हुई खबर की ओर, जो साफ तौर पर भारत की सशक्तिकरण को, आर्थिक सुदृढ़ीकरण को दर्शा रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। राजेश, अपनी बात पूरी कीजिए। आज जब हम 12 वर्षों की यात्रा को देख रहे हैं तो किस तरह से महत्वपूर्ण आंकड़े हमारे सामने हैं? देखिए, मैं आपको यही कह रहा था कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ये आशंका जताई थी कि जब 1 रुपए भारत सरकार गांव तक भेजती है तो महज 15 पैसे ही गांव तक पहुंच पाते हैं और जो 85% जो पैसे हैं वो बिचौलिए खा जाते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार भारत में 2014 में पहली बार बनी, उस सरकार ने जब 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की
तो तमाम पॉलिटिकल पंडितों को भी ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस योजना की इतनी बड़ी कामयाबी होगी और इस योजना के मार्फत बिचौलियों का जो धंधा है उसको हम खत्म कर पाएंगे। आप मनरेगा की ही बात करें, मनरेगा के जो मजदूर हैं उनके लिए जो पैसे जाते थे, बिचौलिए उन पैसों को खा जाया करते थे। अब सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं। ऐसे में मनरेगा के जो मजदूर हैं वो भी कहीं ना कहीं बम है और निश्चित तौर पर जो आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महिलाएं हैं या फिर जो तमाम भारत सरकार की योजनाएं जिनके पैसे बैंक अकाउंट में सीधे जा रहे हैं वो महिलाएं निश्चित तौर पर एक समृद्ध भारत की कहानी लिखने के लिए आतुर दिखाई पड़ रही हैं। इस योजना ने न सिर्फ महिलाओं की तस्वीर बदली बल्कि पुरुषों की भी तकदीर बदलने की कोशिश की। और मैंने बताया कि मनरेगा योजना के तहत जिन लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे जो है बैंक अकाउंट में पहुंच नहीं पाते थे या बिचौलिए दलाल उनके पैसे खा जाते थे, उनके अकाउंट में अब पैसे जा रहे हैं। और कई तरह की योजनाएं हैं जो रुपए डेबिट कार्ड देने की घोषणा भारत सरकार ने की, वो भी उसको भी अमलीजामा पहनाया गया और इसके मार्फत कहीं ना कहीं एक बड़ा राहत का पैगाम लोगों को मिला। आप अमूमन देखते होंगे संध्या की एक सुनहरे भविष्य का सपना लेकर महानगरों तक लोग पहुंचते हैं, यहाँ आकर अपना जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट नहीं रहने की वजह से उनकी जो गाड़ी कमाई के पैसे थे वो पहले बिचौलियों और दलालों के भेंट चढ़ जाते थे या फिर वो नशाखोरी के शिकार हो जाते थे कि उनके पैसे कोई छीन न ले, इसलिए वो नशाखोरी करने लगते थे। घर पैसा भेजने के लिए अपने वतन अपने गांव में पैसा भेजने के लिए वो जद्दोजहद करते थे पोस्ट ऑफिस के मार्फत या फिर वो किसी परिजन के द्वारा पैसे भेजते थे और वो पैसे उनके कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाया करते थे। बैंक अकाउंट नहीं होने की वजह से उनके पास एक पहचान का संकट था। तो बैंक अकाउंट ने न सिर्फ आर्थिक समृद्धि लाई बल्कि पहचान के संकट से भी उन मजदूरों को उबारा जो दिल्ली बंबई जैसे महानगरों में आकर अपना काम करते थे, लेकिन पैसे उनके उड़ जाया करते थे, उनके बिचौलिए खा जाते थे पैसे। और ऐसे में जब जनधन योजना के तहत उनके अकाउंट खुलने शुरू हुए तो वो पैसा आराम से बैंक में रखते हैं और बैंक के मार्फत मोबाइल के एक क्लिक से पेटीएम, एटीएम या फिर यूपीआई भीम ऐप के जरिए वो अपनी पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी को वो पैसे आराम से घर भेज देते हैं। तो ऐसे में पैसा जो है उसकी जो जरूरत थी उसकी उपयोगिता भी जनधन योजना ने शुरू की। और जब अकाउंट नहीं होता था तो किन परिस्थितियों से मजदूरों को गुजरना होता था वो समझने वाली बात है। और वो अपने इलाज के लिए भटकते थे, उनके पैसे जो है वो बिचौलिए खा जाया करते थे। तो ऐसे में एक बड़ा जो है पीएम जनधन योजना ने महिलाओं की तस्वीर तो बदली ही, पुरुषों की भी तस्वीर बदली है। और भारत में कुल मिलाकर राजेश पारदर्शिता भी, आत्मसम्मान भी और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण भी प्रधानमंत्री जनधन योजना ने देने का काम किया है। न केवल देश बल्कि आज दुनिया भी इस मॉडल को देख रही है कि आखिर कैसे जन जन तक ये योजना पहुंची है और कीर्तिमान रच करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें ये खबर है रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी हुई। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांध रही हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना भी कर रही हैं। रक्षाबंधन के मौके पर आज बाजारों में भी खासी चहल पहल नजर आ रही है और इसके साथ साथ बस स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह पर भीड़ नजर आ रही है क्योंकि बहनें पहुंच रही हैं अपने भाइयों के घर उनकी कलाई पर इस रक्षा सूत्र को सजाने के लिए। राखी और मिठाइयों समेत तरह तरह की सामग्रियों से पूरा बाजार गुलजार है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर दिल्ली के बाजार भी सजे हुए हैं। बाजारों में आधुनिक डिजाइन वाली राखियों के साथ साथ पारंपरिक राखियों की भी खासी मांग देखी जा रही है। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाइयां दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति, परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। उन्होंने कहा कि त्योहार याद दिलाता है कि हर रिश्ता भरोसे,
संवेदनशीलता और आपसी सहयोग के आधार पर टिका होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हर नागरिक से परिवार और समुदायों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लेने और इसी भावना के साथ विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने का आग्रह भी किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। स्नेह, अपनत्व और आपसी विश्वास की डोर सदैव अटूट बनी रहे, यही कामना है। तो आज है रक्षाबंधन का त्योहार। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हैं और भाइयों से अपनी रक्षा का आप देख रहे हैं कि किस तरह से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। बाजारों में खास तौर पर रौनक है और बहनें अपने भाइयों की कलाई को सजाती हुई नजर आ रही है। पूरे वर्ष भर आज के दिन का इंतजार भी रहता है, क्योंकि बहनों को न केवल भाई की तरफ से रक्षा का वादा तो मिलता ही है, साथ ही साथ उनकी पसंद का गिफ्ट भी मिलता है। और यही वजह है कि पूरे वर्ष भर बहनें अपने भाइयों के इस त्योहार के लिए काफ़ी इंतज़ार करती हैं। और वहीं बाज़ारों में हम देख रहे हैं, जब बहनें बाज़ारों का रुख कर रही हैं तो तरह तरह की अपने भाई की पसंद की राखियां खरीदती हुई भी नज़र आ रही हैं। वहीं मिठाइयों की अगर हम बात करें तो मिष्ठानों की दुकानों पर भी खासी भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि आज मौका है मुंह मीठा कराने का, साथ ही साथ संवेदना से जुड़ा हुआ ये मौका है, साथ ही साथ एक ऐसे रिश्तों की मजबूत डोर को बांधता है रक्षाबंधन का त्योहार, जो हम देख रहे हैं कि आज हर घर में, हर परिवार में मनाया जा रहा है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ। आइए ताज़ा अपडेट लेंगे। मुंबई से जुड़ रहे हमारे संवाददाता योगेश और राजधानी दिल्ली से हमारी संवाददाता उर्वशी जुड़ रही हैं। मुंबई का रुख करते सबसे पहले योगेश, बाजारों में किस तरह से रक्षाबंधन की हलचल और किस तरह से वहां पर खरीदारी देखी जा रही है, क्योंकि आज का जो त्योहार है वो खास तौर पर बहनों का माना जाता है। बिल्कुल संध्या, जो मुंबई के जो मुख्य मार्केट हैं, जैसे कि जावेरी बाजार का जो बाजार है या फिर दादर मार्केट जो है, वहाँ पे काफ़ी चहल पहल पिछले कुछ दिनों से देखी जा रही है। रक्षाबंधन को लेकर कई तरह की राखियाँ आई है, इको फ्रेंडली राखियाँ हैं, फिर नई नई डिज़ाइन की राखियाँ आई है। बच्चों में राखियों को लेकर अलग सा क्रेज़ रहता है, सिबलिंग्स में उनके लिए है राखियाँ। लेकिन फिलहाल जो हमें एक वृद्धाश्रम में है जो कि चैम्बूर में है, वहाँ पर जो लोग हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर रहते रहते एक दूसरे के साथ जो है वो रिश्ता बनता है और यहाँ पर जो है वो लोग राखी जो है वो मना रहे हैं। हम चाहेंगे इनसे बात करें, किस तरीके से आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं यहाँ पे हर हफ्ते आती हूँ विजिट देने के लिए और इन लोगों के साथ मुझे टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है। आज रक्षाबंधन है, इसके लिए राखी बांधने के लिए आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अपने सगे भाई से भी बढ़कर इन लोगों को राखी बांधने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप बताइए किस तरीके से आप यहाँ पे राखी कैसा लग रहा है? पहले अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। अपनों की याद आती है यहाँ? गाँव में। कब से रह रहे हैं? इधर 1 महीना हो गया। तो पहले कैसे राखी होता था, पहले जब आप राखी मनाते थे और अब? हम लोग कुछ मालूम नहीं था राखी क्या है। यहाँ एक्चुअली करीब 2 दर्जन परिवार जो हैं, उनके जो सगे संबंधी वो यहाँ पे रहते हैं। पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। थोड़ी देर पहले कुछ महिलाएं जो थी वो यहाँ से भी बाहर गई हैं। तो एक तरीके का फेस्टिविटी जो है वो यहाँ पे देखा गया है। उन लोगों से भी काफ़ी देर से मेरी बात हो रही थी, तो वो लोग बता रहे थे कि किस तरीके से बचपन की यादें थी। बचपन में सब लोग राखियाँ बांधते थे एक दूसरे के साथ, क्या मिठाइयाँ और चॉकलेट होते थे। तो एक तरीके का यहाँ का जो एम्बियंस है वो एक फेस्टिविटी टाइप का यहाँ पे इस वक्त जो वृद्धाश्रम है वो यहाँ पे दिख रहा है। जी, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हमारी संवाददाता उर्वशी भी जुड़ी हुई है। उर्वशी, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और बताइए किस तरह की रौनक आज नजर आ रही है और क्या स्वदेशी राखियों की भी खासी डिमांड है? बिल्कुल संध्या, फिलहाल मैं बहुत ही फेमस बंगाली मार्केट के भीमसेन बंगाली स्वीट्स पर हूँ और यहाँ पे मेरे आजू बाजू आप अगर देखें तो पूरी तरह हर जगह हमें मिठास दिखाई दे रही है और ये रक्षाबंधन की मिठास हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस तरह से एक स्पेशलाइज्ड पैकेजेस में यहाँ पे एक कस्टमाइज्ड पैकेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं और वहीं पे मिठाइयाँ बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। इनफैक्ट बारी बारी से यहाँ पे लगातार भीड़ भी
दिखाई दे रही है। कुछ यहाँ पे जो कस्टमर्स आए हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, खास आप रक्षाबंधन के त्यौहार पर यहाँ पे आए हैं, क्या ऐसी खास मिठाई आप अपने बहनों के लिए या परिवार के लिए लेके जा रहे हैं, और आज का दिन क्यों महत्व है आपके? ये तो त्यौहार है, सब खुशियों का दिन है और मिठाई, अच्छी मिठाई बनती है यहाँ, इसलिए आए हैं। कौन सी खास मिठाई आप लेना चाहोगे अपने परिवार के लिए या अदरवाइज़, क्योंकि इन दिनों हेल्थ कॉन्शियस भी है लोग, तो शुगर फ्री मिठाइयाँ भी लोग चुनते हैं। नहीं, मैं तो पेठा पसंद करता हूँ जिसमें कोई खोया है, इस तरह का चीज़ दूध की बनी इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि उसमें आजकल नकली बहुत आ रहा है। और वहीं हम देखते हैं तो स्वदेशी मिठाइयाँ तो हमें देखने को मिलती हैं, और अलग अलग प्रकार से एक पारंपरिक तौर पर क्या एक त्यौहार है, ये भी हमें देखने को मिलता है। पूजा अग्रवाल जी हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। मैम, आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे दिखाई दी है, किस तरह से यहाँ पे एक सेलिब्रेट किया जाता है या जश्न और उत्साह किस तरह से मनाया जाता है? मैम, राखी अब एक त्यौहार है जो अभी भी लोग ट्रेडिशनली मनाते हैं। इस पे गिफ्टिंग अपनी पर्सनल करी जा रही है, अपने भाई को, अपनी फैमिली को। खुद खाने के लिए मिठाई लेते हैं लोग, तो पसंद की लेते हैं। इसमें ये नहीं है कि महंगी लेनी है, सस्ती लेनी है, जो भाई को पसंद है, जो खुद को पसंद है, वो ली जाती है। हाँ, रिसेंटली एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि अगर आपके घर में मान लो बच्चे हैं या बहुत बड़ी एज के हैं, तो एक दिन में सब कुछ नहीं खाया जा सकता, तो थोड़ा सा आजकल गिफ्ट पैकेजिंग बनने लगी है कि जिससे कि वो थोड़ा सा आज खा लें, थोड़ा सा बाहर बाद में खा लें, ड्राई फ्रूट ले लें जिससे थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा। बट बहुत पसंद से आता है। हम कितनी बार लेडीज़ को देखते हैं, नहीं 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 वही चीज़ चाहिए, मेरे भाई के लिए वही चाहिए, तो लोग पसंद से लेते हैं। पारंपरिक और स्वदेशी ऐसी कौन सी स्वीट है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ ली जाती है लोगों से? घेवर, क्योंकि घेवर जो है वो खाली नॉर्थ इंडिया की स्पेशलिटी है, राजस्थान की। और घेवर खाली सावन में खाया जाता है, क्योंकि अगर बारिश के दिन नहीं होंगे, उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, वो बहुत हार्ड हो जाएगा, आप उसको खा नहीं सकते हैं। तो घेवर की ये घेवर का खास तौर पे है, एंड वी आर ऑलरेडी सोल्ड आउट। एंड बाकी सब पसंद का लेते हैं। थोड़ा बहुत लोग लेने लगे हैं बाकलावा या कोई और चीज़, बट ट्रेडिशनल स्वीट्स, गुलाब जामुन, चमचम, रसबरी, छेने की मिठाइयाँ, वही ली जाती हैं। बिल्कुल, मिठाइयाँ अलग अलग प्रकार की यहाँ पे देखने को मिली हमें संध्या, और किस तरह से लोग बड़े पैमाने पे अलग अलग प्रकार की स्वीट्स लेते हैं, पर ख़ास तौर पर पारंपरिक तौर पर जो मिठाइयाँ हैं वो ली जाती है, ये समझ कर आता है। तो रक्षाबंधन का ये एक अटूट जो रिश्ता है वो मिठास से भरा हुआ है, ये समझ कर आता है। बिल्कुल उर्वशी, और हर साल रक्षाबंधन का त्योहार बहनें इसी उम्मीद के साथ भी मनाती है कि ये रिश्तों की जो मिठास है वो लगातार घुलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद उर्वशी आपका भी, और साथ ही साथ योग्य शीतल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का, और आपको बताते हैं ये खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि ये खबर आ रही है तिब्बत से, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से बांध टूटने की खबर है। आपको बता दें कि नेपाल पुलिस ने अलर्ट जारी किया है, बचाव कर्मियों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह भी दी गई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से हालात समय के साथ साथ बदलते जा रहे हैं। बचाव कर्मियों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। हालात बहुत अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं नेपाल में, क्योंकि तिब्बत में बांध टूटने की खबर है, और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके साथ हम कर रहे हैं साझा, जहां नेपाल पुलिस ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह बचाव कर्मियों को दी गई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य नेपाल में चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बांध टूटने की वजह से बचाव कर्मियों को भी अब सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि तिब्बत में फिर से बांध टूटने की खबर आ रही है। अब से कुछ देर पहले चीन से जुड़ी खबर आपके साथ हमने की थी साझा, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, और उसके बाद अब ये नेपाल से आ रही है बड़ी खबर, जहां बचाव कर्मियों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह साफ तौर पर दी गई है, क्योंकि तिब्बत में फिर से बांध टूटा है। बांध टूटने की ये खबर आ रही है। नेपाल पुलिस के हवाले से है ये खबर, आपको बता रहे हैं नेपाल पुलिस ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। और इस पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता मधुरेश हमारे साथ जुड़ गए। मधुरेश, लगातार हम देख रहे हैं कि समय जैसे जैसे बदल रहा है, घटनाक्रम भी बदलते जा रहे हैं। अब इस वक्त जो बचाव कर्मी बचाव कार्य में जुटे हुए थे, खुद उन्हें भी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए नेपाल पुलिस ने कहा है।
हाँ संध्या, देखिए ये बड़ी आफत की घड़ी नेपाल के लिए है। एक बार बड़ा आफत जो है वो नेपाल झेल चुका है। अब दूसरी बार बताया जा रहा है कि तिब्बत में जिस तरीके से जो बांध है वो टूट गया है, तो निश्चित रूप से ये जो त्रासदी है ये और बड़ी हो सकती है। हालांकि नेपाल पुलिस इस बार पहले से अलर्ट है, लोगों को पहले ही सूचित कर दिया गया है और जो राहत बचाव कार्य में लगे हुए लोग थे उनको भी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि इस बार जो जल है वो पहले की तरह ही भयानक हो सकता है। हालांकि अभी पूरा अपडेट नेपाल पुलिस के द्वारा अभी भी दिया नहीं गया है। वर्तमान में मैं गंडक बैराज के पास में खड़ा हूं। बताया यहाँ गंडक कंट्रोल रूम से जो हमें जानकारी मिली है वो ये बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में ये जो बाढ़ का पानी कह सकते हैं जिसे, या फिर प्रलय का पानी अगर कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, ये प्रलय का पानी जो है वो अगले 24 घंटे में यहाँ गंडक बैराज पे पहुंचेगा। और इसको देखते हुए निश्चित रूप से पहले से ही जो यहाँ पे तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर पहले ही की जा चुकी है। जितने जो द्वार हैं गंडक बैराज के मैं दिखाना चाहूंगा वो सब पहले से ही खोल दिए गए हैं ताकि जो पानी का प्रेशर आए वो गंडक बैराज पे ज्यादा ना पड़े और पानी इजीली वहां से निकल जाए। मैं एक बार नेपाल की तरफ भी दिखाना चाहूंगा। ये जो सामने आपको पहाड़ियां दिख रही हैं ये एक्चुअली में नेपाल की ही पहाड़ियां हैं और आप उसको देख सकती हैं कितना घनघोर बादल उन पहाड़ियों के ऊपर में दिख रहा है, जो कि ये बताता है कि वहां पर काफी तेज बारिश हो रही है। और इसी तेज बारिश के कारण जो जल स्तर कल से स्टैटिक था गंडक का, जो कि 99,800 क्यूसेक का डिस्चार्ज हो रहा था, वो धीरे धीरे करके अचानक से बढ़ने लगा है। और इसलिए निश्चित रूप से जो गंडक वाटर कंट्रोल रूम है जो यहाँ पे गंडक बैराज पे बना हुआ है वो भी एक बार फिर से अलर्ट में है। और जो बिहार पुलिस की टीम है, इसके अलावा जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो उन्होंने एक बार फिर से वो मुस्तैदी के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे कर करके। और बताया, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि गंडक के किनारे जो लोग बसे हुए थे, जिला प्रशासन ने पिछले 2 से 3 दिनों में उनको इवैक्यूएट कर लिया है, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। वहां पे उनके रहने, खाने और मेडिकल फैसिलिटीज की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही चूंकि ये पूरा इलाका जो है वो ग्रामीण परिवेश का है, तो वहां पर ग्रामीणों के साथ में पशु भी काफी सारे हैं। ऐसे में उनके पशुओं के रहने के लिए भी शेल्टर का निर्माण किया गया है और उनके चारे का भी निर्माण किया गया है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो जो प्रशासन है, जो बिहार सरकार है वो मुस्तैद है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक के बाद एक आफत जो पड़ोसी देश नेपाल में आ रहे हैं वो भी बेहद चिंता का विषय सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बिहार के लिए भी बना हुआ है। क्योंकि वर्तमान में तो लगभग 1 लाख क्यूसेक के आसपास वाटर डिस्चार्ज हो रहा है और गंडक से अगर 3.5 लाख क्यूसेक वाटर डिस्चार्ज भी होता है तो बहुत ज्यादा गंडक बैराज पर या बहुत बड़ी जो तबाही है वो बिहार में होने की आशंका नहीं है। लेकिन फिर भी जो जिस तरीके से नेपाल में मानवता की क्षति हुई है, जो मानव की क्षति हुई है, कि बिहार किसी तरह की आपदा से ग्रस्त ना हो और किसी तरह की कोई बड़ी आपातकालीन स्थिति बिहार में उत्पन्न ना हो। लेकिन नेपाल की हम स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से देखिए नेपाल जो में जिस तरीके से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं वो भी चिंताजनक है। और ऐसे में हिंदुस्तान ने अपने भाई होने नेपाल को हम अपना भाई कहते हैं। खास करके अगर बिहार की बात की जाए और यूपी की बात की जाए तो हमारे बिहार और यूपी का रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल के साथ में। तो ऐसी दुख की घड़ी में निश्चित रूप से जो भारत है वो नेपाल के साथ में खड़ा है। और भारत सबसे पहला कंट्री निश्चित तौर पर भारत मजबूती के साथ नेपाल के साथ खड़ा है और भारत ने यह आश्वासन भी दिया है अपनी तरफ से कि हर संभव मदद नेपाल को दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। और इसके बाद अब रुक कर लेते हैं, आपको बताएं कि फटाफट खबरें आपको बताते हैं कि कौन कौन सी हमारे इस खास सेगमेंट में। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे। शिकागो में वित्त मंत्री प्रमुख निवेशकों, सीईओज और निजी क्षेत्र के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगी।
मध्य प्रदेश में आज जबलपुर सागर संभाग के 7 जिलों टीकमगढ़, छतरपुर, कटनी, सीधी, अनूपपुर, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 2.5 से 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में आज अधिकांश जिलों में आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कई इलाकों में वज्रपात और तेज हवा चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। गाजा में इजरायल के हमलों में 3 लोगों की मौत और कई अन्य घायल। इजरायल की सेना के अनुसार इन हमलों में हमास के एक चरमपंथी को बनाया गया था निशाना। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बोस्नियाई युद्ध के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने नेताओं से स्रेब्रेनिका नरसंहार से इनकार नहीं करने और युद्ध अपराधियों का महिमामंडन न करने की अपील भी की है। कांगो में इबोला के कहर के बीच वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। किसंगानी में सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। इबोला का प्रकोप कांगो के 6 प्रांतों तक फैला है। सरकार को 50,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज मिली है। नाइजीरिया के नाइजर स्टेट में बड़े पैमाने पर अपहरण के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले सप्ताह एक मस्जिद पर हुए हमले के बाद करीब 600 महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के अपहरण की बात सामने आई थी। हालांकि पुलिस ने अभी पीड़ितों की सही संख्या की पुष्टि नहीं की। अल्जीरिया में जंगल की आग ने भारी तबाही मचाई है। इससे देश के कई इलाकों में आग फैली। आग के कारण अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 54 लोग घायल हो गए हैं। भीषण गर्मी के बीच लगी आग की 154 घटनाएं दर्ज की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने का आदेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर बदलाव को तुरंत लागू करने की बात कही। ट्रंप ने दावा किया है कि रूस नेटो देशों पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। अमेरिका और यूरोपीय अधिकारी रूस की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डाल लेते हैं बाजार भाव पर। आपको बताते हैं कि आखिर आज सोने और चांदी के क्या कुछ भाव नजर आ रहे हैं। तो बाजार अपडेट आपको बता दें कि सबसे पहले नजर सेंसेक्स पर 77,075.29 के साथ 141 अंकों की बढ़त के साथ 0.19% और वहीं निफ्टी 50 पर अगर नजर डालें तो 24,103.95 और 11.55 की हरे निशान के साथ यानी कि बढ़त के साथ, और उसके बाद निफ्टी बैंक के ये आंकड़े। इसके अलावा सोने और चांदी पर नजर डालते हैं तो 1,58,100 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने के दाम है। हालांकि 0.56% की गिरावट। वहीं चांदी की बात करें तो 2,40,090 रुपए प्रति किलो के दाम है। और इसके साथ ही 11 बजे लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।